मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने दोनों नोट पॉइंट लिख लिए होंगे, क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं रखा, इसका मतलब आपको क्लियर भी होगा ये। सो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब देखो दो प्रकार के कोलॉइड्स और हम पढ़ेंगे, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जनरली मैं देखता हूं कि सरफेस केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लायोफिलिक और लायोफोबिक से होते हैं, तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है कोलॉइड का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। चलो तो हेडिंग लिखेंगे लायोफिलिक कोलॉइड एंड लायोफोबिक कोलॉइड। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, आपको मैं फिलिक का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं भाई। फिलिक का मतलब होता है लविंग। फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग। लविंग। चलो ये इसका मतलब हो गया लविंग। लायो मतलब हो गया सॉल्वेंट। लायो का मतलब हो गया सॉल्वेंट। तो एक ऐसा कोलॉइड जो सॉल्वेंट, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट लविंग हैं, मतलब वो सॉल्वेंट में ही रहना चाहते हैं। इसका मतलब वो खुद ही कोलॉइड बनना चाहते हैं। अगर मैं बोलूं एक सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट लविंग है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन खुद ही बनना चाहता है ना, हमारे बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही काम करना चाहता है। समझे? ओके तो पार्टिकल, व्हेन पार्टिकल इज सॉल्वेंट लविंग, इसका मतलब वो खुद ही सॉल्वेंट के अंदर जाना चाहते हैं, उनकी खुद की टेंडेंसी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, दीज आर सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड। ठीक है, और जब वो खुद ही जाना चाहते हैं तो इन कोलॉइडल सोल्यूशन को आसान होगा ना बनाना, ये तो खुद ही बनना चाहते हैं। सो दे आर इजी टू प्रिपेयर। सेकेंड पॉइंट इज दे आर इजी टू प्रिपेयर, बहुत आसान होता है इनको बनाना। थर्ड पॉइंट है दे आर नॉट इजीली कोएगुलेटेड। कोएगुलेटेड का मतलब होता है दूध का फट जाना, समझते हो ना तुम? दूध फट गया तो ऐसा बोलेंगे हम, दूध कोएगुलेट हो गया। कोएगुलेट हो गया, जो दूध है ना, मिल्क है, वो एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। किसका? मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, दूध से ही इस पॉइंट को मैं समझा सकता हूं। जो मिल्क होता है ना, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक वाटर होता है और एक ऑयल होता है। ये दो प्राइमरी चीजें जिनकी बातें हम करेंगे। तो मिल्क जो है वो कोलॉइडल मिक्सचर है, किसका किसका? वाटर का और ऑयल का। अब आपने देखा होगा कि जब दूध फट जाता है तो उसके अंदर से वाटर अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, और बाकी मलाई वाला पार्ट जो, जिसे आप ऑयल बोल सकते हो, उससे ऑयल भी बना सकते हो, उसको गर्म करोगे तो ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या पनीर वगैरह बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम छेना बोलते हैं, तो वो पार्ट अलग हो जाएगा, उसको हम ऑयल बोल रहे हैं। तो वो ऑयल और वाटर का मिक्सचर ही तो था। दूध फटा, उसमें उसके अंदर नया तो कुछ नहीं आया ना, इसका मतलब सेपरेशन हो गया। उस सेपरेशन को बोलते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, कोएगुलेट हो जाना, इसका मतलब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम का सेपरेशन हो जाना। बात समझे? डिस्पर्स्ड फेस अलग हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाएगा। बात समझे? चलो तो अब क्योंकि वो सॉल्वेंट लविंग है तो आसानी से तो कोएगुलेशन नहीं होगा इनका, क्योंकि वो तो सॉल्वेंट में ही रहना चाहते हैं। सो इसलिए दे आर नॉट इजीली कोएगुलेटेड, आसानी से सेपरेशन नहीं होता है। अब भाई डीपीडीएम को बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो इसका मतलब इनको सेपरेट करना बहुत आसान नहीं होगा, इनको सेपरेट करना काफी कठिन है। समझे? चलो फोर्थ वाला पॉइंट है, दे आर स्टेबल। भाई स्टेबल है बिकॉज डीपी लव्स डीएम वेरी, ठीक है, वेरी मच। बात समझे? तो दे आर वेरी स्टेबल, स्टेबल है। फिर फिफ्थ पॉइंट है दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। भाई रिवर्सिबल इन नेचर है। ठीक है, रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि अगर आपने किसी प्रकार से अलग कर भी दिया डीपी को डीएम से, तो फिर से जाके डीपी डीएम के पास चला जाएगा। समझे? तो इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबल है, वापस से भी बनाए जा सकते हैं। तो ये लायोफिलिक कोलॉइड की कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। लायोफिलिक कोलॉइड की बातें ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे, बाकी फटाफट लिख लेंगे। डीपी मतलब डिस्पर्स फेस, डीएम मतलब डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, किसी को डाउट अगर हो रही हो तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं।
चलिए, तो अगर आपको समझ में आ गया लायोफिलिक क्या है तो आपको लायोफोबिक भी समझ में आ जाएगा। फोबिक मतलब डर, लायो मतलब सॉल्वेंट। अब डीपीडीएम से डर रहा है, ठीक है, फोबिया है, तो फोबिया है तो जाएगा क्यों, पास में क्यों जाएगा, जबरदस्ती ही। अगर दोनों पास में इसका मतलब जबरदस्ती ही की गई होगी, वो उसके पास नहीं रहना चाहता है, समझे। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है दे आर सॉल्वेंट हेटिंग कोलॉइड, इसका मतलब आसानी से बनेंगे कि कठिनाई से बनेंगे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली कैसे बनेंगे भाई, कठिनाई से बनेंगे। हेलो अनुष्का, देखिए ध्यान से, दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स डोंट वांट टू गो टू द सॉल्वेंट, वो जाना ही नहीं चाहते उसके पास। तो अगर वो जाना नहीं चाहते हैं उसके पास तो इसका मतलब क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो डीपी है ना, डीएम के पास नहीं जाना चाह रहा है, वो उससे हेट कर रहा है, समझे। तो दोनों को पास लाना कठिन है, तो दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। दोनों को पास ले आए, दोनों मिल गए, तो इसका मतलब क्या, कोलॉइड बन गया। अगर नहीं मिले तो कोलॉइड नहीं बना, बात समझे। तो डीपीडीएम का मिल जाना ही कोलॉइड का फॉर्मेशन है, लेकिन यहां पे तो डीपीडीएम के पास ही नहीं जाना चाह रहा है, समझे। तो दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, उनको प्रिपेयर करना कठिन है। दैट्स वाई दे आर अनस्टेबल, अनस्टेबल है, पास नहीं रहना चाहता है तो अनस्टेबल है, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलेगा भाग जाएगा उसके पास से। चलो फोर्थ पॉइंट है दे कैन बी कोएगुलेटेड इजीली, आसानी से कोएगुलेशन होगा, सेपरेशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो तो पास ही नहीं रहना चाहते थे, जबरदस्ती पास किया गया था, उन्हें पास में रखा गया था। फिफ्थ पॉइंट है दे आर इरिवर्सिबल, एक बार अगर चले गए ना तो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। एक बार तो चलो आपने डीपीडीएम को पास पास कर दिया, लेकिन एक बार भागे तो वो फिर लौट के नहीं आने वाले। इसका मतलब एक बार दूध फट गया तो आप फिर से दूध नहीं बना सकते, मेरी बात समझे। तो दे आर इरिवर्सिबल। ऐसा होता है क्या दूध फट जाए और फिर से दूध बना दो, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो एक बार कोएगुलेशन हो गया तो हो गया, समझे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब। सो दिस इज लायोफोबिक कोलॉइड। बहुत जल्दी से लिखेंगे लायोफोबिक कोलॉइड्स के बारे में जो जो पॉइंट्स हमने यहां पर डिस्कस किए। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक के। ये सारी चीजें मतलब समझने वाली हैं, मुझे नहीं लगता कुछ याद करने वाली है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि चैप्टर काफी सिंपल है, थोड़ा बहुत याद भी करना है, लेकिन चैप्टर की सिंप्लिसिटी कुछ ज्यादा ही है, बहुत सिंपल चैप्टर है। चलो, तो लायोफिलिक जैसा ही है, लायोफोबिक बस उल्टा है, ठीक है। चलो, वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। तो कुछ एग्जांपल क्या है लायोफिलिक जो आसानी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन पाउडर और पानी का घोल आसानी से बनाया जा सकता है। स्टार्च पाउडर और पानी, आटा और पानी का घोल आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। गम और वाटर। तो ये कुछ एग्जांपल है लायोफिलिक कोलॉइड के, जिन्हें आप अपने दिमाग में रखना। लायोफोबिक के क्या है, मेटल सोल हो गया, ठीक है, गोल्ड का सोल्यूशन हो गया, एफी आयरन का सोल्यूशन हो गया, सल्फर का सोल्यूशन हो गया। तो ये सारी चीजें लायोफोबिक हो गया। जो भी मेटल के सॉल्ट्स होते हैं ना, वो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं। बाकी मैंने मिल्क तो अभी आपको बताया ही है। नहीं यार, केमिकल चेंज देखो, क्या आप ना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बातों से ऐसे केमिकल चेंज सोच रहे हो, ठीक है, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। दिस इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन यार। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक वर्ड को पकड़ के आप 50 चीजें नहीं नहीं रिलेट कर सकते हो ऑलवेज, ठीक है। ये कोई डिस्कशन नहीं है, ऐसी चीज मत लाओ दिमाग में। केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज का मतलब एक नई चीज का फॉर्मेशन हो जाना बेटा, एक नई चीज बन जाना, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो हर चीज को हम केमिकल चेंज
कैसे बोलेंगे? मतलब यहां पर डिस्कशन नहीं है केमिकल चेंज बोलने का, मेरी बात समझ रहे होगे तुम लोग। बोलना है नहीं बोलना है इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, केमिकल चेंज बोलना है कि नहीं बोलना है। It's 19 hours. Okay. So copy down the examples of lyophobic colloids. All the metals also are lyophobic colloid. कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर क्लियर किए लायोफोबिक कोलॉइड्स के, सो उन्हें आप कॉपी कर लेंगे यहां पर। बाकी कोई भी डाउट रहा करे तो एकदम बेहिचक पूछ लिया करो, जैसे बाकी लोग पूछते हैं। डाउट्स को मन में रखना पाप है। चलो, अगर आपने यहां तक लिख लिया है, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट हेडिंग विच इज मेथड टू प्रिपेयर लायोफिलिक कोलॉइड। तो लायोफिलिक कोलॉइड को अब बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है लायोफिलिक कोलॉइड। बिकॉज दे आर इजी टू प्रिपेयर, आसानी से बन सकते हैं। तो आप करो क्या, प्रोटीन पाउडर और वाटर का अगर घोल आपको तैयार करना है तो क्या करोगे, प्रोटीन पाउडर पानी डालोगे और घुमा दोगे, स्टिर कर दोगे तो बन जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। तो दे आर इजी टू प्रिपेयर, आसान है बनाने के लिए। सो वी कैन प्रिपेयर देम बाय डिसॉल्विंग पार्टिकल्स इन हॉट और कोल्ड वाटर, वेरी सिंपल, लाइक प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर। तो दे आर वेरी सिंपल टू प्रिपेयर, तो इनको बनाना बहुत आसान है। ओके, गॉट इट। लायोफिलिक कोलॉइड्स को बनाना काफी आसान है, तो ये पॉइंट लिख लेंगे। इनके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड की जरूरत नहीं है, मेथड तो लायोफोबिक कोलॉइड में चाहिए। दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। ओके, चलो, if it is completed then write a next heading which is method to prepare lyophobic colloid। तो अब हम नेक्स्ट मेथड में सीखेंगे लायोफोबिक कोलॉइड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड बनाना काफी आसान है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसमें कुछ है नहीं, सिंपली आप मिला दो। चलो लायोफोबिक कोलॉइड बनाना सीखते हैं। इसमें देखो बहुत प्रकार के मेथड्स हैं और एक एक करके सारे मेथड्स को हम सीखेंगे। फर्स्ट इज मैकेनिकल डिस्पर्जन। क्या होता है मैकेनिकल डिस्पर्जन, सीखते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, बड़ा पार्टिकल होता है। बड़े पार्टिकल से कोलॉइड तो बनाया नहीं जा सकता, वो तो सस्पेंशन बन जाएगा। तो बड़े पार्टिकल से कोलॉइड कैसे बनाया जा सकता है वो देखेंगे। बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा तो वो इकट्ठा हो जाएगा ना, सब नीचे जाके बैठ जाएगा। देखो कोलॉइड का मतलब ये है ना, मैं तुमको बताऊं, कोलॉइड का मतलब है कि जो पार्टिकल्स होंगे ना वो सोल्यूशन के अंदर घूमते रहे। जब तक वो घूमते रहेंगे ना तब तक कोलॉइड्स हैं। वो डिस्पर्स्ड रहने चाहिए, पार्टिकल्स जो होंगे वो सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्स्ड रहने चाहिए। ठीक है, सेटल डाउन नहीं होने चाहिए। सेटल डाउन हो गए तो पीपीटी बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, फिर उसको हम कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। चलो बात करते हैं हम मैकेनिकल डिस्पर्जन की। तो एक बहुत बड़ा पार्टिकल है जिसका साइज जो है अभी बहुत बड़ा है, मतलब 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। तो अगर इस पार्टिकल को लेके सोल्यूशन बनाएंगे तो वो कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो हमने क्या किया, दो रॉड की सहायता से मैकेनिकल फोर्स लगाया, ऐसे पुश किया और ऐसे पुश कर दिया। ठीक है, दो रॉड की सहायता से हमने कुछ मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया और इस बड़े से पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, बहुत स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया। नाउ दीज पार्टिकल्स फॉर्म, अब ये जो पार्टिकल्स हैं अब ये कोलॉइडल रेंज में हैं, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में इनकी रेंज आ चुकी है। ये जो बड़ा वाला पार्टिकल था ना इसकी रेंज नहीं थी, लेकिन ये जो छोटे छोटे वाले पार्टिकल हैं ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पहुंच चुके हैं। तो नाउ दीज पार्टिकल कैन फॉर्म कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या भाई, बिगर पार्टिकल इज क्रश्ड, क्रश कर दिया गया बाय मैकेनिकल फोर्स टू स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, इस मेथड को हम बोलेंगे मैकेनिकल डिस्पर्जन। वेरी इजी, जल्दी से लिखें।
चलिए लिख लें मैकेनिकल डिस्पर्जन जल्दी से। एंड सेकेंड मेथड इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो दूसरा तरीका है लायोफोबिक कोलॉइड बनाने का, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड को। मेटल सोल बनाना होगा, अगर आपको कभी भी मेटल सोल्स का फॉर्मेशन करना है तो आप ब्रेडिक आर्क मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें देखो होता क्या है, दो मेटल प्लेट्स ले लिया हमने, एक ये मेटल प्लेट है और एक और मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है। इसको हमने हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज से, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। फिर इन दोनों रॉड को हमने टच कराया तो स्पार्क जनरेट होगा, यहां पर फील हो रहा है, ये शॉर्ट सर्किट करा दिया हमने, स्पार्क जनरेट होगा। इस स्पार्क से हीट जनरेट होगी इस एंड पर, और हीट से ये मेटल की रॉड पिघलना स्टार्ट कर देंगे और इस वाटर के अंदर सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये गोल्ड की रॉड है, ठीक है, तो गोल्ड की रॉड को हाई वोल्टेज दे दिया हमने और स्पार्क जनरेट किया। स्पार्क से क्या जनरेट हो गया, हीट जनरेट हो गया, और हीट से मेटल विल मेल्ट एंड सॉल्यूशन कैन बी इजीली फॉर्म्ड, और एक गोल्ड का सोल बन गया, गोल्ड का सोल्यूशन बन गया। मेटल सोल्स, सोल्स का मतलब सोल्यूशन जैसे ही समझो, ठीक है। तो मेटल सोल्स बनाना है तो हम ब्रेडिक आर्क मेथड यूज कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, दो मेटल प्लेट्स लोगे, उसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करके दोनों मेटल प्लेट को टच करा दो, उससे स्पार्क जनरेट होगा, और स्पार्क के कारण जो हीट जनरेट होगी वो मेटल को मेल्ट कर देगी, उस मेल्टिंग से वो वाटर के अंदर जाके एक सोल्यूशन बना देगा, तो उसको हम बोलेंगे मेटल सोल्स, ठीक है। तो दिस इज ब्रेडिक आर्क मेथड। तो जो भी मेटल सोल्स होते हैं वी नो दैट इज लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाने का ही एक तरीका है ब्रेडिक आर्क मेथड। तो लिखना स्टार्ट करें और लिख लें जल्दी से। किसी एक दिन ना मैं बहुत लंबी क्लास लूंगा, तैयार रहना। बस मेरी मेरी स्थिति जो है वो थोड़ी सही हो जाए, तबीयत सही हो जाए थोड़ी सी, किसी दिन एक बहुत लंबी क्लास लूंगा, उसके लिए तैयार रहना। तो आपने लिख लिया होगा ये सब कुछ। ठीक है, चलो जो चीजें हमने बोली हैं वो चीजें यहां पर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। मेटल रॉड को डिप किया गया वाटर के अंदर एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, द रॉड आर टच्ड टू क्रिएट स्पार्क एंड मेटल मेल्ट एंड द सोल्यूशन इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये जो हमने किया है ब्रेडिक आर्क मेथड में, तो वो यहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं। हेलो भूषण। तो
तो ये आपने अगर कंप्लीट कर लिया हो तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पेप्टाइजेशन, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है पेप्टाइजेशन। एक नया टर्म यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा पेप्टाइजेशन। सो देखो, पेप्टाइजेशन इज वेरी सिंपल। पेप्टाइजेशन कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड है। देखो, प्रेसिपिटेट है, मान लो एक सोल्यूशन है और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो गए, मतलब पीपीटी के फॉर्म में बन गए। अब अगर हमने पीपीटी को किसी प्रकार से तोड़ दिया, ठीक है, पीपीटी ब्रेक हो गया, तो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल जाके डिस्पर्ज हो जाएंगे, मतलब घूमने लगेंगे, पार्टिकल नाचने लगेंगे सॉल्यूशन के अंदर जाके। अगर वो बैठ गए, देखो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के अंदर अंदर पार्टिकल्स नाच रहे हैं ना, नाच रहे हैं, ठीक है, वो नृत्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर नृत्य नहीं कर रहे, मरे हुए बैठ गए नीचे जाके, तो वो पीपीटी है, प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है, पीपीटी बन गया। तो अगर हमने पीपीटी को तोड़ दिया किसी प्रकार से, उनको भैया एनर्जी दे दी, वो नाचना, उनका नृत्य स्टार्ट हो गया, वो खूब तेजी से घूमने लगे सॉल्यूशन के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पेप्टाइजेशन। बात समझे, व्हाट इज पेप्टाइजेशन? तो पेप्टाइजेशन इज वेरी सिंपल, ब्रेकिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट। और कैसे ब्रेक करते हैं? यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट, वो अभी हम देखेंगे। तो देखो यहां पर एक सोल्यूशन है, इसके अंदर बेचारे पार्टिकल्स मरे पड़े हैं, अंदर नीचे जाके बैठे पड़े हैं, ठीक है। अब बस इनको एनर्जी दे दी हमने किसी प्रकार से, और ये नाचने लगे सोल्यूशन के अंदर जाके। तो यही पार्टिकल जो मरे पड़े थे वो नाचने लगे सोल्यूशन के अंदर जाके, तो क्या बन गया? कोलॉइडल सोल्यूशन। उसके पहले वो क्या था? प्रेसिपिटेट था। तो बस इनका नाचना ही कोलॉइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन है। तो मरे हुए व्यक्ति को नचाना मतलब पेप्टाइजेशन। कहने का मतलब है प्रेसिपिटेट को ब्रेक कर देना और कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन, ठीक है। चलो, जो इसका साइंटिफिक डेफिनेशन है वो सीख लेते हैं। वेरी सिंपल, ब्रेकिंग ऑफ पीपीटी, तोड़ देना प्रेसिपिटेट को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसे तोड़ेंगे अभी सीखेंगे, इसका मैकेनिज्म सीख लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट की मदद से ब्रेकिंग ऑफ पीपीटी इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। वेरी सिंपल। तो इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोला जाता है? पेप्टाइजिंग एजेंट। भैया वही तो तोड़ रहा है, वही तो नचा रहा है, ठीक है। तो पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे किसको? इलेक्ट्रोलाइट को। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पेप्टाइजेशन। समझे पेप्टाइजेशन क्या है? बाकी चलो, अच्छा यहां तक लिखो अभी तुम्हें पेप्टाइजेशन क्या है, उसके आगे मैं समझाना स्टार्ट करूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले ये समझ लो पेप्टाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो पीपीटी को तोड़ के कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। और कैसे होगा? इलेक्ट्रोलाइट डाल के, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है अभी सीख लेंगे। यहीं तक लिखना है आपको पेप्टाइजेशन तक, इसके बाद मैं समझाना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद लिखना। चलो ध्यान दो, एक चीज होती है प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। क्या होता है प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन? समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ठीक है, पीपीटी के अंदर एक सॉल्यूशन है, सुनेंगे अच्छे से, और इसने बना दिया भैया पीपीटी, ठीक है, पीपीटी बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कई सारे मॉलिक्यूल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो गए, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स आर सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये बन गया पीपीटी, समझे। अब हुआ क्या, इसके अंदर हमने डाला क्या चीज? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि इसके अंदर कैटायन भी है और एनायन भी है, इसके अंदर कैटायन भी है और एनायन भी है। अब प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन क्या होता है वो समझते हैं।
ये जो पार्टिकल्स हैं ना, जो पीपीटी बनाए हुए हैं, इनके ऊपर एक पार्टिकुलर चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। पार्टिकल्स के ऊपर जो सेटल डाउन है, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज जाके, आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, सब पार्टिकल की सरफेस पर जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब ध्यान दो, यही चीज हम सुन रहे हैं यहां पर। लाइक आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पीपीटी ड्यू टू रिपल्शन। अब जब लाइक चार्ज एड्सॉर्ब हो गए तो सारे मॉलिक्यूल जो प्रेसिपिटेट बना रहे थे वो रिपल्शन करेंगे लाइक चार्ज होने की वजह से। तो रिपल्शन होने की वजह से वो नाचना स्टार्ट कर देंगे ना, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लाइक आयन, पीपीटी ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे ये। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने मैकेनिज्म बताया है, मैंने आपको बताया प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो आप ये वाला पॉइंट आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे पेप्टाइजेशन के। तो अभी आप पहले ये वाला पॉइंट नोट कर लें। बाकी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो लाइक आयन, मैं नहीं बोला पॉजिटिव ही जाएगा या नेगेटिव ही जाएगा, कोई भी एक आयन जाके जिसकी भी प्रॉपर्टी होगी वो जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में अभी क्लियर हो जाएगा सारी चीज। चलो सुनो ध्यान से। जैसे अगर मान लो एक हमने सीडीएस सॉल्यूशन ले लिया, सीडीएस का सॉल्यूशन, तो सीडीएस का सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट बनाता है। सीडीएस का सॉल्यूशन पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। सीडीएस सॉल्ट हमने डाल दिया तो उसने पीपीटी का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला इस सॉल्यूशन के अंदर। उस इलेक्ट्रोलाइट में अगर सल्फर के आयंस हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट में अगर S-2 आयंस हैं तो वो जाके सीडीएस के पीपीटी पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। सीडीएस सॉल्यूशन में जो प्रेसिपिटेट है उस पर कौन एड्सॉर्ब हो जाएगा? S-2 एड्सॉर्ब हो जाएगा। ये इसके लिए प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन है। बात समझे? तो अब यहां पर ये देखो S-2 एड्सॉर्ब हो गया, उसकी वजह से सीडीएस के मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो रिपल्शन की वजह से जो पीपीटी बैठे पड़े थे वो ब्रेक हो गए, टूट गए, और टूटने के बाद वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना गए। बात समझे मेरी? बना लो इस एग्जांपल को। पहले इस एग्जांपल को बना लो। देखो ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना। ये कैसे S-2 ही क्यों आ रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या करें, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि सीडीएस के ऊपर S-2 का आयन जो होता है वो एड्सॉर्ब हो जाता है। ये हमें याद करना पड़ेगा। चलो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो। सिल्वर आयोडाइड का सॉल्यूशन है, उसने भी पीपीटी बनाया है, ठीक है। AgI जो होता है इट इज अ सॉल्ट, और ये सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होती पानी के अंदर, ठीक है, इनसॉल्युबल होती है। तो इनसॉल्युबल है तो पीपीटी बना देगी, नीचे जाके बैठ जाएगी। अगर हमने इसके अंदर कोई ऐसा आयन डाला, ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस चीज को भी, जिसके अंदर Ag+ है, जैसे AgNO3 डाल दो तो उसके अंदर Ag+ रहेगा ना। तो Ag+ वाले आयन जो होंगे वो AgI के मॉलिक्यूल्स पर, जिन्होंने पीपीटी बनाया था उनके मॉलिक्यूल्स पर जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। और देखो लाइक आयंस होने की वजह से यहां पर क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, पीपीटी का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। AgI के अंदर एक खास बात है। क्या खास बात है? कि AgI में Ag+ भी एड्सॉर्ब हो सकता है और I- भी AgI के सरफेस पर एड्सॉर्ब हो सकता है। AgI के सरफेस पर, AgI के मॉलिक्यूल्स पर I- भी एड्सॉर्ब हो सकता है और Ag+ भी एड्सॉर्ब हो सकता है। याद रखना है हमें। तो अगर हम कोई ऐसा मान लो KI डाल दे इसके अंदर, AgI के अंदर,
पोटेशियम आयोडाइड डाल दें, तो पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो उसके अंदर आई माइनस भी है ना, तो आई माइनस होने की वजह से क्या होगा, एजीआई के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से बना दें, ठीक है। अब कोई कहे कि हम तो एजीआई डाल दें, तो यार एजीआई के अंदर एजीआई डालोगे तो एजीआई का अमाउंट बढ़ जाएगा, बस और क्या होगा, बात मेरी समझे। वो तो पहले भी पीपीटी बना रहा था, अभी भी पीपीटी बनाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल है और ये तीसरा एग्जांपल है। किसी के दिमाग में आए कि हम एजीआई डाल दें, तो एजीआई में एजी प्लस बी आई माइनस बी, फिर क्या होगा, तो एजीआई के अंदर तो एजीआई डालोगे तो एजीआई का अमाउंट बढ़ जाएगा और ज्यादा पीपीटी बनेगा। अगर किसी को डाउट आ रही हो तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ पा रहे होगे अच्छे से। ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल है। कमिंग टू फोर्थ एग्जांपल, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOS थ्राइस, ये भी एक इंसॉल्युबल सॉल्ट होती है, तो ये एक पीपीटी बनाएगा। दिस विल ऑल्सो मेक पीपीटी, ये भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर मैंने इसके अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसके अंदर Fe+3 है, जैसे FeCl3 डाल दिया, ठीक है, इस इंसॉल्युबल सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर मैंने FeCl3 डाल दिया, तो FeCl3 में Fe+3 तो होगा ही ना, तो Fe+3 जाके FeOS3 के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा, और एड्सॉर्ब होने के बाद इनको रिपल्शन मिलना लगेगा और ये ब्रेक हो जाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से ब्रेकिंग हो जाएगी पीपीटी की। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें आप याद रखें, क्योंकि ये सब एग्जांपल्स एनसीईआरटी में भी अवेलेबल हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जल्दी से बना लो एग्जांपल, फिर बस जल्दी खत्म करने वाले हैं आज के लेक्चर को। कौन किस पर एड्सॉर्ब होता है वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको आप याद ही रख सकते हो। चलिए, ये चीजें हो गई, तो अब हम एक नई चीज देख लेते हैं यहां पर, केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड। केमिकल मेथड है प्रिपरेशन करने का लायोफोबिक कोलॉइड के। तो अभी तक बाकी प्रिपरेशन करने के तरीके हमने पेप्टाइजेशन वगैरह देखा था, अब केमिकल मेथड देखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें रिएक्शंस ही हैं, रिएक्शंस की ही बातें करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये पहले तो ये 3 रिएक्शन को कॉपी करना है तुम्हें। एनसीईआरटी में देखो दी गई है, तो इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं, बाकी देखो समझने के लिए क्या है, AuCl3, ठीक है, AuCl3 और SnCl2 को रिएक्ट करा दो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस कर देगा और क्लोरीन को यहां से निकाल लेगा और खाली गोल्ड को छोड़ेगा। तो गोल्ड को छोड़ेगा तो गोल्ड की वजह से गोल्ड का सॉल्ट बन जाएगा और बाकी SnCl4 अलग हो जाएगा। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, सिर्फ रिएक्शंस हैं और कुछ नहीं। फिर H2S और SO2 को रिएक्ट कराओगे तो ये ऑक्सीडेशन होगा यहां पर, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, और यहां पर सिर्फ एक साइड सल्फर बचेगा, तो सल्फर का सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहां पर मेटल के सॉल्यूशन बन गए, गोल्ड का सोल्यूशन बन गया, मेटल का सल्फर का सोल्यूशन बन गया दूसरी रिएक्शन से। तो रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में कोई लॉजिक नहीं है, याद करना है सीधे, ठीक है। बाकी बहुत सारे ज्ञानी लोग लॉजिक देते हैं, मुझे समझ नहीं आता तो इसलिए मैं दे नहीं पाता हूं इतना। मुझे रिएक्शन हो रही है, याद करना है, एक रिएक्शन होके ये बन रहा है तो बस बन रहा है। ठीक है, तो ये दूसरी रिएक्शन आपको याद रखना है कि भाई H2S और SO2 रिएक्ट करेगा तो S प्लस H2O ही बनेगा, सल्फर का सॉल्ट बन जाएगा। फिर तीसरी रिएक्शन है FeCl3 और H2O का, FeCl3 और H2O रिएक्ट करा दो, तो FeCl3 में 2 आयन है, Fe+3 और Cl माइनस। तो जब तुम FeCl3 और H2O की रिएक्शन कराओगे ना, ध्यान से सुनना, तो FeOS थ्राइस का पीपीटी बनेगा और HCl अलग हो जाएगा। ठीक है, ये पीपीटी बना देगा FeOS थ्राइस। अब FeCl3 के अंदर Fe+3 भी तो है, तो
Fe+3 जाके FeOH थ्राइस जो बन चुका है, पीपीटी बना है ना, सारा तो FeCl3 नहीं खत्म हुआ होगा ना, बात समझे? तो कुछ FeCl3 बचा होगा, तो कुछ FeCl3 अगर बचा है तो कुछ Fe+3 भी बचा होगा। तो जो FeOH थ्राइस बने हैं उन FeOH थ्राइस के मॉलिक्यूल पर Fe+3 जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा और एड्सॉर्ब होने के बाद रिपल्शन स्टार्ट कर देगा। तो ये पहले तो पीपीटी बना, लेकिन उसके बाद तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन। तो ये थर्ड वाली रिएक्शन है। तो इस थर्ड वाली रिएक्शन को भी लिख लो। थोड़ा मुझे एक बात बताना, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल दे रहा हूँ? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं तेज तेज, क्योंकि ये चीज़ें इतनी बहुत ज़्यादा लगती नहीं है समझाने वाली, इसलिए मैं कभी कभी जल्दी बोल जाता हूँ। तो मुझे यह बता देना तुम कि ऐसा तो नहीं बहुत जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ और तुमको प्रॉब्लम हो रही है। तुमको प्रॉब्लम कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, प्लीज़ मुझे बता दिया करिए। मन में रखोगे तो कैसे समझ में आएगी? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखो, दो और रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दी हुई है इसलिए लिखा रहा हूं। अब देखो, अब ज्यादा समझाऊंगा नहीं, चौथा और पांचवा रिएक्शन ऐसे ही लिख लो। यहां पर गोल्ड का सॉल्व बन जा रहा है और यहां पर आर्सेनिक का सॉल्व बन जा रहा है, ठीक है। चौथी और पांचवी रिएक्शन लिख लो, तुम्हारी इच्छा होगी याद कर लेना। बात कैच नहीं हो पाती, ठीक है, हाथ ही नहीं सही से मेरे सामने फैलाते हो तो, ठीक है। हाथ बंद करके खड़े रहोगे तो कैच कैसे होगा? मेरे सामने हाथ खोल के खड़े रहो ना, इसलिए कैच नहीं कर पाते हो तुम। चलो, ये चौथा वाला पॉइंट और पांचवा वाला पॉइंट लिख लो। सबकी कैचिंग एबिलिटी एक जैसी भी नहीं होती, तो इस चीज को भी समझो। अगर आपकी कैचिंग एबिलिटी थोड़ी कमजोर है, कोई बात नहीं, ये वीडियो तो अवेलेबल हो ही जाएगी, आप वापस से देख लेना तो कैच हो जाएगा। फिर तो आप पॉज करके भी देख सकते हो। तो ये चौथा और पांचवा रिएक्शन है, आप लिख लो। एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैंने लिखवाया है, मतलब ठीक है। आर्सेनिक ऑक्साइड और H2S को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, ये एक सॉल्व हो गया। और इस तरीके से देखो, यहाँ सिल्वर क्लोराइड गोल्ड क्लोराइड और HCHO और H2O की रिएक्शन करा रहे हो तो गोल्ड का सॉल्व बन जा रहा है। मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है फोर्थ और फिफ्थ, बट फिर भी एनसीईआरटी में दिया तो आपको याद करना चाहिए। अगेन वेरी सिंपल तरीका है याद करने का, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। जबरदस्ती नहीं करनी है याद करने के साथ। जैसे वो बच्चे रटते हैं ना, वैसे मत रटा करो, बार बार पढ़ा करो, याद अपने आप हो जाए। सो टुडेज लास्ट टॉपिक विच इज चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है ये। कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज की बातें करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सिर्फ कंपटीशन में ऐसा कैसे? एनसीईआरटी में दिया है, सीबीएसई का पार्ट है, तो सिर्फ कंपटीशन में क्यों क्वेश्चन आएंगे? हर जगह क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे। चलो ध्यान देते हैं, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। मैं ये वाला पार्ट पढ़ देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। कोलॉइडल पार्टिकल्स दैट आर डिस्पर्स्ड, जो भी पार्टिकल सॉल्यूशन में डिस्पर्स है, डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड है, मस्ट बी चार्ज्ड। कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए विद सेम पोलैरिटी। और पार्टिकल्स के ऊपर जो भी चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सब सेम होना चाहिए, सब पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए,
ठीक है, सेम पोलैरिटी का चार्ज होना चाहिए। चलो इतनी बात समझ गए हो। तो अब देखो ध्यान से, तो इससे होगा क्या, सो ड्यू टू रिपल्शन दे रिमेन डिस्पर्स्ड इन द सोल्यूशन। मैंने क्या बोला, सोल्यूशन के अंदर जब तक पार्टिकल नाचते रहेंगे तब तक वो कोलॉइड है, नाचना बंद कर जाएंगे तो वो कोलॉइड नहीं होगा, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे पार्टिकल, ठीक है। व्हाइल डिस्पर्जन मीडियम इज ऑपोजिटली चार्ज्ड। एक बात समझना कि जो पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेस में है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल सोल्यूशन में, वो ऑपोजिटली चार्ज है और डिस्पर्जन मीडियम वाले पार्टिकल्स ऑपोजिटली चार्ज्ड है। समझे? अगर मान लो पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये वाला पॉइंट याद रखो। फिर दूसरा वाला पॉइंट है कि कोलॉइडल सोल्यूशन एज अ होल इज न्यूट्रल। ऑब्वियसली न्यूट्रल होगा क्योंकि पार्टिकल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिस वजह से सोल्यूशन पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कोलॉइडल सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, ठीक है, इस चीज को भी याद रखें। ये पॉइंट भी आप लिखते चलो, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लो और सेकंड पॉइंट लिख लो। तो पहले वाले पॉइंट में ये बोला है मैंने कि जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर सेम टाइप का चार्ज होता है और जो मीडियम होता है उस पर भी सेम टाइप का चार्ज होता है। तो एज अ होल कोलॉइड न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन तुम जो लैंग्वेज सुनोगे ना, तो तुम लैंग्वेज ऐसे सुनोगे कि कोलॉइडल सोल्यूशन बेसिकली ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल सोल्यूशन है कि नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल्यूशन है। तो आप फिर वहां पर डाउट में आ जाओगे, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल्यूशन का मतलब क्या है। तो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल्यूशन अगर बोला गया है तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो वाला चार्ज से उस सोल्यूशन को बोला जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला अगर नेगेटिव चार्ज सॉल्ट, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट, तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट बोलने का मतलब क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। बात मेरी समझे? तो पार्टिकल्स शुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट है वो, कोलॉइडल सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज्ड है। लेकिन एज अ होल कोलॉइडल सोल्यूशन तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, फटाफट लिखो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल प्रेजेंट, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो किसकी वजह से हुआ, आपको याद है अभी हमने प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन पढ़ा था, तो उसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन ऑन द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। तो चार्ज कैसे हुआ ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इस पॉइंट को आप लिख लेंगे। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के कारण से कोलॉइडल पार्टिकल्स चार्ज हो गए। जब हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला था तो इलेक्ट्रोलाइट का एक पर्टिकुलर आयन जाके सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल पर एड्सॉर्ब हो जा रहा था, तो उसकी वजह से उसके पास चार्ज आ जाता है। तो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन यही है। तो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन इज द रीजन बिहाइंड चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। याद कर लेना इन चीजों को आज अच्छे से, मतलब पढ़ लेना अच्छे से, नहीं ये दिमाग से चली जाएंगी। चलो ये बात हो गई कंप्लीट। अब दो तीन पॉइंट मैं और बता दे रहा हूं। पहला पॉइंट ये है, जनरली ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स, ऑक्साइड सॉल्ट्स और हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है।
ऑक्साइड सोल और हाइड्रोक्साइड सोल जो भी होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज सोल होंगे, उनको हम पॉजिटिवली चार्ज सोल बोलेंगे, मतलब उनके पार्टिकल्स पर, कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज कौन सा बैठा होगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो हम एक सोल की बात कर रहे हैं, Al2O3.XS2 ये हो गया, ठीक है, ऑक्साइड है। Fe2O3.XS2 ये सोल हो गया, ये भी ऑक्साइड है। फिर CrO3.XS2 ये हो गया, ठीक है। या यहां पर एक ऐसे याद करने वाली चीज है ये देखो, ठीक है, इसमें समझना नहीं है। बेसिक डाइस्टफ्स जो होती है ना, डाइस्टफ्स, बेसिक डाइस्टफ्स वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और एसिडिक डाइस्टफ जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। आगे बात करेंगे हम, तो याद रखना इस चीज को। एनसीईआरटी में ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, बेसिक डाइस्टफ। तो बेसिक डाइस्टफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्ट जो होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, अगर आप जानते हो, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है। अच्छा, एनसीईआरटी में यहां पर कंफ्यूजन एक क्रिएट की कराई गई है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हीमोग्लोबिन के ब्रैकेट में दे दिया गया है ब्लड, ठीक है, लेकिन ब्लड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज सोल है। तो ऐसा मत समझना कि ब्लड पॉजिटिवली चार्ज सोल है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हीमोग्लोबिन के ब्रैकेट में आपको ब्लड देखने को मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लड पॉजिटिवली चार्ज सोल है। ऑलवेज रिमेंबर, हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर होता है वो बस पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक। ब्लड नेगेटिवली चार्ज है, ब्लड जो है वो नेगेटिवली चार्ज सोल है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना ब्लड के अंदर, आरबीसी, वो ब्लड को, मतलब ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, ठीक है। तो आरबीसी जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इस वजह से हम ब्लड को नेगेटिवली चार्ज सोल बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन वाला प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो याद रखें। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देना, ठीक है। फिर ऑक्साइड देखो, TiO2 सॉल्व, याद करना है TiO2 सॉल्व। चलो, तो ये बातें हो गई। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सोल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोल्स। कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे दिए गए, सब एनसीईआरटी में एग्जांपल्स लिस्टेड है जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिक डाइस्टफ, ठीक है, याद कर लेना सब। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली हैलाइड, सल्फाइड और नेचुरल कोलाइड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैलाइड, सल्फाइड और नेचुरल कोलॉइड जो होते हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज सोल्स, ठीक है। एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो जो मेटल सोल्स होते हैं ना वो भी नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं, ठीक है, याद रखना। मेटल सोल्स भी क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। जैसे AS2S3 हो गया, मेटल सोल हो गया। SbH2, देखो ये सब सल्फाइड है यार, है ना, सब सल्फाइड है। तो सल्फाइड के सोल्स कैसे होते हैं, अभी ऊपर ही बताया सल्फाइड के सोल्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पर सल्फाइड के सोल्स हो गए, ठीक है। मेटल के सोल्स भी क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। ऑलरेडी मैंने बताया एसिड का जो डाइस्टफ है वो क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन बेसिक डाइस्टफ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। एसिडिक डाइस्टफ के एग्जांपल है इओसिन, कॉन्गो रेड सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल ये एनसीईआरटी में लिस्टेड है, एसिड डाइस्टफ के एग्जांपल और बेसिक डाइस्टफ के एग्जांपल। सो यू मस्ट हैव टू मेमोराइज दीज एग्जांपल्स, ओके। ठीक है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दिस, what is positively charged, what is negatively charged, this is completely their property, so you have to memorize their property को लॉजिकल कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं यार, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एसिड डाइस्टफ और बेसिक डाइस्टफ, ये दो एग्जांपल पे मैंने एम्फेसाइज किया है तुमको, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ब्लड की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज सोल, ठीक है। ब्लड क्या है, नेगेटिवली चार्ज सोल। क्यों ब्लड के अंदर जो कौन सी चीज, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं जिसकी वजह से ब्लड लाल होता है, आरबीसी जो होते हैं वो कैसे होंगे भाई, वो कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज्ड। लेकिन ब्लड का जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनसीईआरटी में हीमोग्लोबिन ब्रैकेट में ब्लड लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो ना उससे। चलो, फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, सोल्स ऑफ स्टार्च कम जिलेटिन क्ले,
ठीक है, सब देखो क्ले ये सब नेचुरल है, चारकोल नेचुरल है, सब क्या है नेचुरल है, स्टार्च क्या है नेचुरल है, तो नेचुरल कोलॉइड्स क्या होंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहां पर यही चीज बताइए आपको, तो जल्दी से लिख रहे हैं यार आप, आज का लेक्चर होता है खत्म इसी के साथ। ठीक है, तो आज काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, तो बहुत ज्यादा चैप्टर में बचा नहीं है, एक लेक्चर और लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक लेक्चर और होगा सरफेस केमिस्ट्री का, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। तो इसको बार बार पढ़ना है आपको, बाकी अगर कोई डाउट्स हो तो 1-2 मिनट आपको मैंने दिया, आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। इसके बाद हम मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट मेटलर्जी, वो भी एक छोटा सा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट बता दीजिए। फर्स्ट पॉइंट बताने वाली क्या बात है, याद करना है, हैलाइड सल्फाइड नेचुरल कोलॉइड है ना, जो नेचुरली अकरिंग है, जैसे ब्लड हो गया, तो ये सब क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड है, यही मैं बोल रहा हूं। ठीक है, हैलाइड जो होंगे या सल्फाइड होंगे, ये सब नेगेटिवली चार्ज सोल्व करेंगे। और कोई डाउट, और किसी को किसी प्रकार की डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है 1-2 मिनट के अंदर। बाकी अगर डाउट नहीं है तो लेक्चर को एंड करते हैं। रिवाइज कैसे करोगे, रिवाइज करोगे रोज रोज, टाइम वेस्ट मत करो, रिवाइज करो। ये रिवाइज कैसे करेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन है, रोज रोज पढ़ना है आपको, रिवाइज हो जाएगा। ट्रिक नहीं है इन सब चीजों की, क्या ट्रिक, ठीक है, बार बार करो, शॉर्टकट नहीं है कोई। मैं तांत्रिक तांत्रिक नहीं हूं, वो तांत्रिक लोग होते हैं ना कुछ, कि ये चैप्टर तैयार करे 5 मिनट के अंदर, तो ऐसा काम मेरे से तो नहीं हो पाता, तो वो तंत्र का ज्ञान नहीं सीखा है मैंने, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए, देयर इज नो शॉर्टकट, रिवीजन करना है तो करना है, ठीक है, कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं मेरे पास, ठीक, कुछ तांत्रिक लोग होते हैं वैसे, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री को खत्म करें मात्र 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, ठीक है, तो वो तंत्र मंत्र नहीं है मेरे पास, आई एम सॉरी। चलो, तो ट्रिक नहीं है कोई, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा, आपको कठिन है ना, कठिन काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, मेहनत से ही कुछ हो सकता है, बार बार रिवाइज करोगे तब जाके ये सारी चीजें मन में बैठेंगी। कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, तो कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक यही है बार बार याद करना है, ठीक है। चलो, तो खत्म करते हैं इस लेक्चर को अब। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.